हम लोगों ने कंडीशन और वारंटी पढ़ ली थी। अब चार वारंटी और 8 कंडीशन आपको पढ़ा दी थी। उसमें वारंटी वाले पॉइंट में एक डाउट है, एक वारंटी वाला एक एग्जांपल, वारंटी का जो पहला पॉइंट था ना अनडिस्टर्ब पोजीशन, उसका एग्जांपल पढ़ो आप। वो एग्जांपल में बोला है एक्स ने एक लैपटॉप खरीदा, आफ्टर द परचेज करने के बाद एक्स ने उसके ऊपर कुछ रिपेयर का खर्चा करवाया और यूजेस इट, और उसे यूज़ किया। अननोन टू द पार्टीज, इन लोगों को पता नहीं था। इट टर्न्स आउट दैट लैपटॉप वॉज स्टोलन एंड इट वॉज टेकन फ्रॉम एक्स एंड डिलीवर्ड टू द राइट ऑनर। और ये जिसका था ना ये लैपटॉप, उस ऑनर ने इससे ले लिया है। एंड देन वाई इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो वाई को पैसे देने पड़ेंगे। जैसे एक्स वाई को मारो गोली। अभी जैसे सपोज करो मैंने लैपटॉप खरीदा रोहित से, बाद में पता चला ये लैपटॉप रोहित का नहीं था, ये तो लक्ष्य का था, चोरी का था। तो लक्ष्य मेरे से आके ले गया और मुझसे रिपेयर के पैसे भी लिए। रिपेयर के पैसे तो मैंने दिए थे, तो वो पैसे भी मैं रोहित से लूँगा और लैपटॉप के पैसे भी मैं रोहित से, क्योंकि लैपटॉप तो लक्ष्य लेके चला गया। तो ये एग्जाम्पल तो सही है, लेकिन गलत जगह पे दे रखा है। तो टाइटल का केस है, पोजीशन का केस थोड़ी है। किसका केस है? इसीलिए तो लैपटॉप ले लिया उसने, और पैसे भी मुझे पूरे मिलेंगे, डैमेजेस थोड़ी मिलेंगी। वारंटी में तो क्या मिलती है? डैमेजेस मिलती हैं। यहाँ तो पूरे पैसे ही मिल जाएंगे आपको, और जो रिपेयर का खर्चा किया वो भी मिल जाएगा। तो ये गलत जगह पे सही एग्जांपल दे रखा है। ठीक है बेटा, चलो हम लोगों ने कल कंडीशन और वारंटी पढ़ ली थी। जल्दी जल्दी देख लो, एक बार सामने देखो। कंडीशन उस स्टिपुलेशन को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए असेंशियल होती है। वारंटी उस स्टिपुलेशन को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलेटरल होती है। कंडीशन का अगर ब्रीच करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से रेपुडिएट कर सकते हो, गुड्स को रिटर्न कर सकते हो और अपना पैसा पूरा। वारंटी का अगर ब्रीच करोगे तो सिर्फ क्या मिलेगी? डैमेज। दो तरह की होती है कंडीशन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वारंटी भी दो होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्ट ने जिन लोगों को इम्प्लाइड मान रखी है वो 8 कंडीशन है। 8 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई। टाइटल की कंडीशन, टाइटल मतलब जब भी आप सेलर से कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके राइटफुल ओनर आप हो। अगर ओनरशिप में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको गुड्स रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन देख के खरीदा है, आप लोगों ने बराबर देखा था, डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, और वो गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उस गुड्स को वापस कर सकते हो। सैंपल, अगर आपने गुड्स को पहले टेस्ट करके देखा था, चख के देखा था, यूज़ करके देखा था, और बाद में वो गुड्स उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप गुड्स को वापस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, आपने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था, सैंपल भी देखा था, तो अब वो या तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है या सैंपल के हिसाब से नहीं है, तो आप गुड्स को वापस कर सकते हो और पैसे वापस। जितने भी पॉइंट लिखो ना इसमें, ये बात तो लिखना ही सही कि गुड्स वापस कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, गुड्स वापस कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, पूरा लिखोगे आप। वैसे सारे पॉइंट आते भी नहीं है। एक बार हुआ था 8 नंबर में 8 कंडीशन आ गई थी, ठीक है, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। इम्प्लाइड कंडीशन लिखो, बोनस है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, बोनस, एक बच्चा भी आप लोगों में से गलत नहीं करके आएगा, बोनस है। लॉ में जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बच्चों ने पूरे मार्क्स गपाड़े हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होती है बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्वालिटी में बार बार बोलता हूँ, क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती। क्वालिटी की वारंटी जरूर होती है, कंडीशन में नहीं आता, क्योंकि वारंटी में भी पढ़ाया मैंने तुम्हें क्वालिटी के बारे में। क्या लिखोगे कि जब भी आप अपना पर्पस बता देते हो किसको? सेलर को, तो सेलर इज बाउंड टू डिलीवर द गुड्स विच इज सुटेबल फॉर योर पर्पस बिकॉज यू रिलाई ऑन द स्किल्स ऑफ सेलर। नाउ इफ सेलर डिलीवर द गुड्स विच इज नॉट सुटेबल फॉर योर पर्पस, देन इट विल बी ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड यू कैन रिटर्न द गुड्स एंड रिक्लेम द प्राइस। आप पैसे वापस ले सकते हो। फिर मर्केंटेबिलिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब गुड्स शुड बी मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब हर गुड्स में एक मिनिमम क्वालिटी होती है जो उस गुड्स के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने कल आपको कहा कि अभी कोई पैकेट आइटम खरीदी है तो पैकेट फटा हुआ ना हो, जीन्स ली, शर्ट लिया तो सिलाई निकली हुई ना हो, ठीक है, कलर फेड ना हो रहा हो। इस तरह की कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो हर प्रोडक्ट में होती है, तो वो मार्केटेबल होना चाहिए। मार्केटेबिलिटी की कंडीशन है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था होलसमनेस की कंडीशन किस पे लगती है? ईटेबल्स पे। उसके बाद कस्टम, आप जिस बिजनेस से प्रिवेल करते हो उस बिजनेस के कुछ कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो आपको भी वो प्रोडक्ट उस ट्रेडिशन, उस कस्टम के हिसाब से बेचने चाहिए। जैसे कल एक एग्जांपल दिया कि बरसों से कस्टम है कि स्कूल आपके सुबह ही चलते हैं, तो एक कस्टम है। अब जो स्कूल खोलेगा वो सुबह ही चलाएगा, कहने की भी ज़रूरत नहीं है उसे, वो सुबह ही चलाएगा, एक कस्टम बन चुका है। कोचिंग के बारे में बताया था कल तुम्हें कि आज 11-12 को कोचिंग करेगा, कोचिंग करवाएगा तो शाम को ही करवाएगा, सुबह स्कूल होते हैं, तो एक कस्टम है। एक ऐसे एग्जांपल दिया है, तो सर्विस है, ये लिखना मत क्योंकि तो सर्विस है। ऐसे ही गुड्स के भी, जैसे आपको बताया था कि आप किसी केमिस्ट से कोई दवाइयाँ खरीदोगे तो कस्टम है कि वो एक्सपायरी डेट देख के देगा। अब अगर एक्सपायरी डेट उस पर नहीं देखी उसने और उस प्रोडक्ट से उसको कोई नुकसान हुआ है, कुछ हुआ, तो आप उसे पैसे रिफंड कर सकते हो, करवा सकते हो। फिर वारंटी बताई। वारंटी
बार बार बोल रहा हूँ, वारंटी वो स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलेटरल है, एसेंशियल नहीं है। क्या है? इसका ब्रीच करने पे आपको सिर्फ क्या मिलती है? डैमेज। इसमें मैंने आपको पहली पढ़ाई वारंटी एज टू पोजीशन, पोजीशन के बारे में बताया मैंने आपको कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो आपकी पोजीशन बार बार डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसकी पोजीशन में फिर प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कल बताया आपने बाइक खरीदी, बार बार रिपेयर पे जा रही है, ये पोजीशन में डिस्टर्ब हो गया, तो आप इससे क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस। दूसरी वारंटी बताई मैंने आप लोगों को, क्या? हाँ, फ्री फ्रॉम चार्ज। फ्री फ्रॉम चार्ज मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें कोई चार्ज क्रिएट ना हो, मतलब वो किसी का गिरवी ना रखी हुई हो। अगर गिरवी रखी हुई तो वो वारंटी का ब्रीच माना जाएगा। तीसरी मैंने बताई आप लोगों को क्वालिटी। क्वालिटी उधर भी पढ़ाया, इधर भी पढ़ाया। अब उधर बता ही दिया क्वालिटी इधर कब आएगा। अगर आप अपना पर्पस बता देते हो और वो पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्वालिटी किधर आएगा? फिर कंडीशन में। और आप कोई पर्पस वगैरह नहीं बताते हो तो एक प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हो और उसमें कोई क्वालिटी नहीं निकलती है तो ये नॉर्मली किसका ब्रीच माना जाएगा? वारंटी का। वारंटी का ब्रीच है तो आप क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस। आप पूरे गुड्स को वापस। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया डेंजरस नेचर। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो तो सेलर को उसका डेंजरस नेचर डिस्क्लोज कर देना चाहिए, अगर उसमें कोई डेंजरस नेचर है तो। ये बात हम लोगों ने कल कर ली। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करना। अरे कंसेप्ट मार्क कर रहे हो तुम लोग? कंडीशन वारंटी कौन सा था हमारा? नहीं करा ना तुमने? शुरू से देखो, पहले जनरल डेफिनेशन पढ़ाई मैंने आपको 1, उसके बाद 2 पे क्या पढ़ाई? सेल और एग्रीमेंट में डिफरेंस है ना, और 3 में क्या पढ़ाया मैंने तुम लोगों को? सेल और हायर परचेज में डिफरेंस। फिर एक असेंशियल एलिमेंट 4 हो गए। फिर हाँ, सेल और बेलमेंट 5 हो गए। फिर सारे सेक्शन पढ़ाए थे मैंने आपको 6, 7, 8, 9, 10। वो एक ही हो गया, वो छोटे छोटे कंसेप्ट, वो 6 हो गए। तो कंडीशन एंड वारंटी 7 हो गया आपका। कंडीशन 7 हो गया, वारंटी 8 हो गया। ले दूसरा दे यार, पेन दे मेरे को, पेन। चल रही है, चलो। तो ये सारी कंडीशन हो गई 7 और सारी वारंटी हो गई 8। आगे आओ, केविएट एम्प्टर दे रखा होगा शायद। अब क्या दे रखा है? इसका लास्ट टॉपिक, फिर नया शुरू हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 9, केविएट एम्प्टर। इसमें से केस स्टडी का एक क्वेश्चन आता है हर बार आता है, हर बार। केविएट एम्प्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। एक केविएट एम्प्टर है, एक अभी आएगा नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ये भी आएगा। केविएट एम्प्टर, इसका मतलब है अंग्रेजी में लेट द बायर बिवेर। क्या मतलब है? लेट द बायर बिवेर, जागो ग्राहक जागो। ये रूल आपको ये कहता है कि जब भी बायर कोई चीज़ खरीदे तो उसे अच्छे से देखकर अपने आप को संतुष्ट करके खरीदे। अगर बाद में वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है या उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ बायर। क्या बोला मैंने? तो अगर बायर कोई ऊल झलूल चीज़ खरीद के ले आता है, उल्टी सुल्टी चीज़, और फिर बाद में वो उसके पर्पज़ में फिट नहीं बैठती, तो इसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है। इनफैक्ट प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव भी निकल जाता है तो भी सेलर जिम्मेदार नहीं है। इतनी अकल बायर में होनी चाहिए कि वो किस प्राइस पे क्या खरीद रहा है। अगर उसमें उतनी अकल नहीं है और वो कुछ भी खरीद के ले आता है तो सेलर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सेलर तो अपना प्रोडक्ट बेचने को बैठा है और सेलर अपने प्रोडक्ट की खामियां आगे से नहीं बताएगा। ये भी सुन लो, अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, देन ऑल्सो सेलर आगे से नहीं बताएगा। सेलर का काम नहीं है ये। तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ बायर।
बायर ये अश्योर करे कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो उसे देख के खरीदे। मैंने तुम्हें वो लेदर जैकेट वाला एग्जांपल दिया था कि किस टॉपिक में दिया था, याद है तुम लोगों को? साइलेंस इज नॉट फ्रॉड में। और वही टॉपिक अभी यहाँ पे आया है, ठीक है। सबको मैं बता देता हूँ क्या एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, कि हम लोगों ने एक बार कश्मीर में एक बंदा था जो लेदर जैकेट बेच रहा था। क्या बेच रहा था? लेदर जैकेट। अब वो बोल रहा था ये 1000 रुपये का लेदर जैकेट है। जैकेट बहुत शानदार था, 1000 रुपये का था। और वो बंदा बोल रहा था कि ये प्योर लेदर है, ये प्योर लेदर है, प्योर लेदर, ऐसा बोल रहा था वो कश्मीर में। अब कश्मीर में प्योर लेदर मिलता है। तो अब मेरे दोस्त ने कहा यार अगर ये प्योर लेदर है ना और अगर ये 1000 रुपये का है तो 30-40 ले लो इससे, क्योंकि प्योर लेदर इतना सस्ता आ ही नहीं सकता। तो मेरे एक दूसरे दोस्त ने कहा कि भैया प्योर लेदर जो है ना वो आग नहीं पकड़ता। तो हमने किसी से लाइटर लिया, उसको बोला दिखाना 1 मिनट, और लाइटर लगा के हम जलाने लगे। उसने कहा वो पागल है क्या, हटा इसको, क्या कर रहे हो? तो मेरे दोस्त ने कहा भाई प्योर लेदर है ना, प्योर लेदर आग थोड़ी पकड़ेगा, ठीक है। बोला पागल हो गया, जल जाएगा, जाओ 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 जाओ, नहीं बेचना, ठीक है। तो पता चल गया भाई वो प्योर नहीं था। अब यहाँ पे सेलर की गलती नहीं है, अब बायर बिवेयर था, बायर बिवेयर था। तो उसने ठगी में नहीं आया, उसको इतनी अकल थी कि 1000 रुपये में प्योर लेदर नहीं आता। तो अब अगर मान लो यहाँ पे उससे किसी ने खरीद भी लिया होता 1000 रुपये में जैकेट, देन ऑल्सो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सेलर अपनी चीज़ को बेचने के लिए 2-4 बातें बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकता है, ये एक्ट अलाउ करता है। अब वो ये थोड़ी बोलेगा नकली लेदर है, नकली लेदर, नकली लेदर ले लो, नकली लेदर, नकली, तो कौन खरीदेगा उससे? जैसे एक दुकानदार होता है, वो 500 रुपये का शर्ट भी बेचता है, 2000 का भी बेचता है, 3000 का भी बेचता है। अगर वो अपने मुंह से 500 रुपये की बुराई करेगा तो फिर उसका 500 वाला माल तो कभी नहीं बिकेगा, हमेशा 2000 और 3000 का बिकेगा। तो उसे तो सबके लिए अच्छा ही बोलना पड़ेगा, वो तो प्योर ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। इट इज़ अप टू यू कि इतनी अकल आप में होनी चाहिए कि किस रेट में क्या चीज़ आती है। और अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, अब AI टूल्स आ गए, जाने क्या क्या आ गया, तो अब हम लोग थोड़े से बिवेर हैं। पहले ठगी बहुत होती थी, अब खैर अब दूसरी तरह की ठगी होती है, अभी साइबर क्राइम का ज़माना है। लेकिन अब ये दुकानदार वाली ठगी नहीं होती। सबको पता है फ्लिपकार्ट उसके हाथ में है, कोई दुकानदार कोई चीज, क्या हुआ, सही नहीं आ रहा, फिर कहाँ खो गए? इसको वीडियो देखने की इतनी आदत पड़ गई, यहाँ भी वीडियो देख रही है। अबे यहाँ तो लाइव पढ़, अभी तो कल छुट्टी करेगी तब देखना वीडियो। तो करेगी ना छुट्टी, हाँ तो तू तो नहीं आएगी ना, तू तो आज आई गई। अब अगर किसी ने कोई चीज़ बोल दी कि ये 1000 रुपये का है, 1500 का है, जो भी है, फटाफट से अपन लोग फ्लिपकार्ट खोल लेंगे, अमेजोन खोल लेंगे, अरे भाई ये तो इतना बता रहा है। तो आजकल मुश्किल है ठगी करना, इनफैक्ट स्पेशली तब जब आप थोड़े से भी लिटरेट हो, ठीक है। तो ये रूल ये कहता है कि भैया बायर अपने पर्पस के हिसाब से गुड्स खरीदे। कल कदास अगर वो पर्पस में फिट नहीं बैठता और गलत निकल जाता है तो इसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं, बायर जिम्मेदार है। लेकिन अभी इतना सा रूल है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके एक्सेप्शंस की वजह से। अब इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं जो ये कहते हैं कि बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें जितने भी पॉइंट पढ़ाऊंगा, आधे पॉइंट तो मैं तुम्हें कंडीशन वारंटी में पढ़ा चुका। कैसे कि जैसे ये प्रोडक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन देख के खरीदा, हाँ ठीक है इसमें ये होना चाहिए, मैं कहा ये पैक कर दो भाई साहब ये बढ़िया है, घर ले गया तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं था, टेस्ट किया, वापस आया, मैं कहा ये पकड़ो, क्या दिया ये, चखाया क्या था, अरे लिखा हुआ क्या है, अंदर क्या है, पकड़ो इसको, पैसे दो मेरे। एंड ही इज लाइक सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड सिलेक्शन, देख के लेना चाहिए था, ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तुम्हारी ऐसी तैसी देख के तो लिया था। और कैसे बिवेर रहूं, बिवेर था, देखा, पढ़ा, समझा, फिर खरीदा। अब घर जाके वो प्रोडक्ट निकला ही नहीं जो लिया था, तो वापस तो करोगे,
तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। इस रूल के क्या है? एक्सेप्शंस है। आप अगर अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो तो आपका फिर कोई नुकसान नहीं होगा। आपने देख के खरीदा, सब कुछ करके खरीदा और फिर भी खराब निकल गया तो मेरी क्या गलती है यार इसमें? मैंने तो देख के खरीदा, ठीक है। अब जैसे मान लो वहाँ पे अगर मान लो 5,000 रुपये का लेदर जैकेट होता, ठीक है, वो वाकई में प्योर लेदर होता, मेरा 5,000 रुपये में तो आ ही जाता है, ठीक है, और उसके बाद भी मैं लेके निकलता और आग पकड़ लेता या कुछ हो जाता तो मैं बोल सकता था भाई मैंने तो देख के ख़रीदा था उसके बाद भी। अब उसमें भी फिर सेलर क्या होते हैं, बहुत चालू होते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि भैया मेरी दुकान से निकलने के बाद जिम्मेदारी नहीं है, जो करना है यहाँ करके देख लो, टेस्ट कर लो, सैंपल ले लो, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, यहाँ से जाने के बाद तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर वहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर सेलर ऐसा बोल देता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब आपको देख के खरीदना है कौन सी चीज़ क्या है। अब एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा सेलर को फेवर करता है। एक एक्ट और आप बीकॉम में पढ़ोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो कंज्यूमर के लिए है। तो आपको जो रेमेडी लेनी है ना वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से लेनी है। सेलर अपना बचाव किस एक्ट से करेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये एक्ट बहुत सारी जगह पे किसको फेवर करेगा? सेलर को। आपको जो बचाव चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। वहाँ के राइट्स, वहाँ की रेमेडीज आप यूज़ करो अगर प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो। समझे कि नहीं समझे? तो अब एक बार टिक करो पहले, कैविएट एम्प्टर का रूल क्या कहता है। लेट द बायर बिवेयर, अंडरलाइन करो, when seller display goods in open market it is for the buyer to make proper selection. If goods turn out to be defective he cannot be held seller liable. The seller is no way responsible for the bad selection of buyer. Seller is not bound to disclose the defect. Not bound to disclose the, वो अपनी खामियां बुराइयां आगे से, ये तो बायर में अकल होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं क्या बुराइयां हैं वो खुद पता लगाए। ठीक है बनानी? हाँ, ये हम लोगों को खुद पता लगाना है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो सही है कि वो हमारे पर्पस में सूटेबल है कि नहीं है। नीचे भी टिक करना। फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। इफ बायर हैज मेड नोन टू द पर्पस सेलर एंड बायर रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल, सेलर्स बिजनेस इज टू सप्लाई द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। ये मतलब कह रहा है कि ये रूल कब लगेगा कि जब बायर ने अपनी मर्जी से गुड्स खरीदा हो, अपने सिलेक्शन से। अगर बायर ने अपने सिलेक्शन से गुड्स नहीं खरीदा, बायर ने आप पे रिलाय करके गुड्स खरीदा है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको अच्छी चीज़ दो। अगर मैं खुद अपने हिसाब से चीज़ ले रहा हूँ, ख़राब निकल जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हो, मैं तो आपकी स्किल पे रिलाय कर रहा हूँ, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। मैंने तो आप पे रिलाय किया, क्योंकि देखो जिस बिज़नेस में आप इतने वर्षों से हो, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कभी भी अगर आपको बायर बिहेवियर वाले रूल से बचना है ना, तो आप हमेशा सेलर की स्किल पे रिलाय करो, आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम हमारे हिसाब से खरीदते हैं। जब हम हमारे हिसाब से खरीदते हैं और वो चीज़ वैसी नहीं निकलती, तो फिर हम सेलर को रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहरा रहे हैं? हमने खरीदी ये चीज़। तो क्या लाइन है कि बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बैड सिलेक्शन। ये लाइन है ना कि आपके गंदे सिलेक्शन के लिए आप ही जिम्मेदार हो। लेकिन अगर आपने सेलर पे रिलाय करके खरीदा है तो फिर सेलर झक मार के वापस करके देगा। हमेशा सेलर की स्किल पे रिलाय करना चाहिए। भाई साहब आप ज़्यादा जानते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे को सब्जियाँ फ्रूट्स खरीदने नहीं आते, तो मैं उसकी स्किल पे रिलाय करता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया आपके हिसाब से एप्पल दे दो अच्छे यार, मेरे को समझ नहीं आता। चलो एप्पल तो फिर भी देख के थोड़े समझ में आ जाते हैं, और 2-3 फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कभी देख के समझ ही नहीं आते। वो मम्मी लाएगी तो अच्छा ही निकलेगा, मैं लाऊंगा तो ख़राब ही निकलेगा। ऐसे भिंडी पता नहीं वो क्या होता है, ठीक है। उसमें एक और कौन सी होती है ग्रीन वेजिटेबल, वो यार क्या होता है वो, याद नहीं आ रहा मेरे को। अंग्रेज़ी थोड़ी आती है मेरे को, इतनी हिंदी में बोल। शिमला मिर्च तो यार ठीक है। गिलकी क्या बोलते हैं गिलकी को? कुछ तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तोरई, जो भी है, ये भी हिंदी है ना। अब वो गिलकी तो मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि वो कौन सी लानी होती है, ठीक है। अब वो मैं उसको बोल देता हूँ भाई तू तेरे हिसाब से दे दे, जो भी सही है जो है पैसे तू ले ले, बस ख़राब नहीं निकलनी चाहिए, मैं गाली नहीं सुनूँ बस घर पे, ऐसी चीज़ देना।
तो आप अगर उसके स्किल पे रिलाय करके खरीद रहे हो तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सही चीज देगा। अब एक्सेप्शन पढ़ाता हूं, अंडरलाइन करो। द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। क्या पढ़ाता हूं? अब एक्सेप्शन में तो पहला ही है फिटनेस एज टू क्वालिटी। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें मैं सारे रिपीटेड पॉइंट पढ़ाऊंगा आधे से ज़्यादा, तो जो पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें, क्वालिटी वाला पॉइंट पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें। तो क्वालिटी में तो वापस वही लिखना कि आपने अपना पर्पस किसको नॉन कर दिया? सेलर को। आपने किसकी स्किल पे रिलाय किया? और बाद में प्रोडक्ट क्या निकल गया? डिफेक्टिव। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा रूल नहीं लगेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा रूल नहीं लगेगा? कैविएट एम्प्टर का रूल क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसके सिलेक्शन के लिए? जो किसने किया है? लेकिन अगर वही सिलेक्शन बायर ने सेलर के हिसाब से किया है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं है? याद रखोगे ना? रीड कर लेते हैं। When the buyer make known to the seller the particular purpose, जब बायर ने अपना सेलर को क्या बता दिया है? पर्पस। और आगे क्या हुआ? एंड रिलाय ऑन द स्किल्स ऑफ सेलर, और सेलर की स्किल पे रिलाय किया, और उसने रिलाय करके गलती करी, क्योंकि भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना रोहित? कब क्या हुआ? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर। अब ये सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको वही गुड्स दे जो उसके पर्पस में फिट बैठ रहा है। एक केस लो पढ़ते हैं, प्रिस्ट वर्सेस लास्ट का। हाँ बहुत टाइम बाद है। मैंने तो कहा था कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे सारे केस लो, इधर नहीं है। अब केस लो फिर अब कंपनीज एक्ट में आएंगे, बाकी के अंदर कोई केस लो नहीं है। प्रिस्ट वर्सेस लास्ट। P, a draper purchased a hot water bottle from chemist. P asked the chemist it would stand boiling water. Chemist told him that the bottle was meant to hold hot water. The bottle burst when hot water was poured into it and injured his wife. अरे यार, अब वाइफ इंजर्ड हो गई इसकी। It was held that the chemist was liable to pay damages. अरे तो बिल्कुल लल्लू केस लो है। हमने कोई वाटर बॉटल खरीदी थी, हमने उससे कहा भाई इसके अंदर गर्म पानी भर सकता हूँ? उसने कहा हाँ बिल्कुल, गर्म पानी ठंडा पानी सारे पानी भरो, पानी भरने के लिए तो होती है बोतल। अब उसने गर्म पानी भरा और वो बोतल बर्स्ट हो गई और उसकी वाइफ के हाथ में कहीं लग गई। तो अब ये तो सड़ा सा केस लो है। कौन लायबल है इसके लिए? सेलर, बायर? क्योंकि बायर ने पहले ही अपना पर्पस और वो उस बोतल उस पर्पस में फिट। हालांकि यहाँ पे बायर को डैमेजेस देनी चाहिए थी उसको, उसकी वाइफ को इंजर्ड किया उस बोतल ने, कुछ दिन शांति मिलेगी उसे, बायर को। बायर अरे सेलर ही देगा यार, मजाक कर रहा हूँ तो यार, सरकास्टिक वे में भी समझते हैं। सेलर ही देगा बेटा, सेलर ही देगा। हाँ तो तुम्हारे लिए हो रहा है, मेरे लिए थोड़ी हो रहा है। मैं थोड़ी घर पे चलाता हूँ इसको, मेरे घर पे तो दूसरी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चलती है। चलो तो बच्चों, बड़ा सिंपल सा केस लो था, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। हाँ भेज फिर देखते हुए आगे पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। एक केस लो और है, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस आगा मोहम्मद। टिम्बर वॉज परचेज फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ यूजिंग रेलवे स्लीपर्स एंड फाउंड अनफिट। ये तो सिंपल सा केस लो था। आपने ना कोई तरह का टिम्बर खरीदा था, ठीक है, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। अब वो टिम्बर से वो रेलवे का स्लीपर नहीं बना, तो आपने जिस पर्पस के लिए चीज खरीदी थी वो उस पर्पस में फिट नहीं बैठ रहे, तो आप उस गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले ही अपना पर्पस बता दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमेशा फायदे में रहोगे अगर आप सेलर को अपना पर्पस बता दोगे और उसकी स्किल पे हमेशा सेफ खेलना चाहिए। क्या खेलना चाहिए? ठीक है। तो जब भी आप उसकी स्किल पे रिलाय करके कोई चीज खरीद रहे हो, पर्पस भी बता रहे हो और वो प्रोडक्ट उस पर्पस में फिट नहीं बैठ रहा, तो आप इम्प्लाइड कंडीशन में चले जाओ या कैविएट एम्प्टर में चले जाओ, दोनों जगह आपको रेमेडी मिल जाएगी। कंडीशन में भी मिल जाएगी, कंडीशन का रूल लगाओगे तो
और कैविएट एम्प्टर का रूल लगाओगे तो दोनों में मिल जाएगी। अब ये क्वालिटी वाला पॉइंट आता, ये केस लॉ आता, तो क्या मैं इसे इम्प्लाइड कंडीशन में नहीं लिख सकता था? वहां भी लिख सकता था। और मेरी मानो तो सेफ साइड पे सुन लो, अभी टेस्ट में भी दूंगा ये क्वेश्चन, देखो पहले से कह रहा हूँ दूंगा टेस्ट में, क्या लूंगा, सही करना। दोनों रूल लिखना, इसमें इम्प्लाइड कंडीशन भी लिखना और कैविएट एम्प्टर भी लिखना, एज पर कैविएट एम्प्टर करके, ऑल्सो एज पर कैविएट एम्प्टर, दोनों बातें लिखना। इम्प्लाइड कंडीशन में भी आ रहा है ये और कैविएट एम्प्टर में भी आ रहा है। बढ़ू आगे बढ़ू, सबने लिख लिया अभी से, ठीक है। हमें तो इतना सीधा दिख रहा हूँ, ये दूंगा मैं टेस्ट में, हाँ ऐसे ही कर रहा हूँ मैं तो, दे भी दूँ शायद, हाँ। अब है ना अगले पे आओ, सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। यार ये है ना पॉइंट गलत दे रखा है, मतलब ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ये कंडीशन है। देखो पागल का बच्चा है ये, पेटेंट एंड ट्रेड नेम। अच्छा बताओ मुझे, मैंने कोई पेटेंट देख के कोई चीज़ खरीदी, मैं दुकानदार के पास जाके बोलता हूँ मेरे को पूमा का शूज़ दो, मैंने पूमा का शूज़ ले लिया, बाद में पूमा का शूज़ गलत निकला, ख़राब निकला, सेलर रिस्पॉन्सिबल है कि बायर? बायर। जब बायर रिस्पॉन्सिबल है तो एक्सेप्शन में आना चाहिए। एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ ना, क्यों दे रहा है? देखो ये खुद ही लिखेगा, पढ़ो। इन केस गुड्स आर परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, आपने ब्रांड नेम देख के गुड्स खरीदा, सो देयर इज नो कंडीशन दैट द गुड्स विल बी फिट फॉर एनी पर्पस। तो कोई कंडीशन नहीं है कि वो गुड्स किसी पर्पस के लिए फिट बैठेगा। आपने तो ब्रांड नेम देख के खरीदा है, तो कैविएट एम्प्टर का रूल लगेगा, तो ये तो काट दो तुम। काट क्या दो, मतलब याद रखना ये एक्सेप्शन नहीं है, वहाँ लिख दो दिस इज नॉट एक्सेप्शन। पॉइंट है तो पढ़ा दिया मैंने, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप पेटेंट देख के खरीदते हो तो आप सेलर की स्किल पे रिलाई नहीं कर रहे हो, आप तो पेटेंट पे रिलाई कर रहे हो, आप तो ब्रांड नेम पे रिलाई कर रहे हो। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया वो जूते वाला आपको, ठीक है। तो अगर आप किसी के ब्रांड नेम पे रिलाई करते हो तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। पढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये पढ़ा चुका मैं आपको। अगर आप गुड्स डिस्क्रिप्शन देख के खरीदते हो तो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना, अगर गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो कैविएट रूल एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल, और आप गुड्स को रिटर्न, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि मैंने ये प्रोडक्ट बराबर डिस्क्रिप्शन देख के खरीदा, डब्बा होगा सब पढ़ा, और पढ़ने के बाद घर जाके इसको चलाया तो लगा ही नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा, चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है। तो मैंने कहा पागल हो गया, डब्बे पे तो आप लिख रहे हो 12 GB रैम है और एक 3 GB का गेम डाउनलोड किया और 3 GB का गेम नहीं चल रहा है, इसमें 12 GB रैम है, इतना प्रोसेसर स्लो है इसका, कुछ भी लिख देते हो डब्बे पे। तो ये तो क्या है, ये तो कैविएट डिस्क्रिप्शन का ब्रीच हुआ, तो इसमें कैविएट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडरलाइन कर लो, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, तो देयर इज इंप्लाइड कंडीशन के गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये दोनों जगह हैं, रिपीट लिख दो, रिपीट। ये इंप्लाइड कंडीशन में भी आया, इधर भी आया, याद रखना, मैं टेस्ट में दूंगा। ये इंप्लाइड कंडीशन में भी आया है और इधर भी आया है, तो जब आएगा तो आपको दोनों का रूल लिखना है कि इंप्लाइड कंडीशन है। अच्छा आप बोलोगे सर दोनों जगह का रूल लिखना है क्या, तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दोनों जगह बात तो सेम ही बोली है। वहाँ पे भी यही बोला था कि बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है, यहाँ पे भी यही पढ़ा रहा हूँ कि कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है तो बायर गुड्स को रिटर्न। तो इसमें कोई नया पॉइंट आएगा तो याद रखना है, क्वालिटी भी सेम था, पेटेंट का तो लगा ही नहीं, और तीसरा हो गया डिस्क्रिप्शन। देखो सैंपल वैम्पल भी आ ही जाएगा, अभी सैंपल भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल भी आ ही जाएगा शायद। तो पहले रिपीटेड पॉइंट सारे लिख देता हूँ, पढ़ाना तो है ही नहीं, सब सेम है। डिस्क्रिप्शन एंड दिख रहा है कहाँ है ये, उसके बाद 5वें नंबर पे सैंपल है, फिर सैंपल एज वेल एज, इसने भी ज्यादा लिखा नहीं है, एक एक लाइन लिख के छोड़ दिया, क्योंकि ये भी जानता है मैं उधर पढ़ा चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना भाई परमेश? हाँ, तो अगर मैं कोई चीज सैंपल लेके खरीदता हूँ, सैंपल लेके, तो गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप गुड्स को रिटर्न, पैसे वापस। कैविएट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल, लेट द बायर बिवेयर एप्लीकेबल, क्योंकि बायर ऑलरेडी बिवेयर था, उसने तो सैंपल देख के भी खरीदा है और डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी। इससे ज्यादा मैच्योरिटी क्या चाहिए आपको? ठीक है, और कितने अच्छे दिन चाहिए? डिस्क्रिप्शन देख के भी खरीदा और सैंपल को चख के भी खरीदा, तो अब या तो वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है या सैंपल, और अगर दोनों के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप गुड्स वापस।
बीच में एक पॉइंट रह गया मर्केंटेबल क्वालिटी, ये भी वही रिपीटेड है, ये भी उधर पढ़ा दिया था कि गुड्स के अंदर मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब सेलर, मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब सेलर जिस डिस्क्रिप्शन का गुड्स खरीद रहा है उसमें वो डिस्क्रिप्शन की चीज़ें या वो मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए जो उस तरह के प्रोडक्ट में होती है। मतलब दूसरे 4 लोग बेचते हैं तो उसमें वो चीज़ होती है, तो आपके प्रोडक्ट में भी वो चीज़ होनी चाहिए क्योंकि वो मार्केटेबल है। 4 लोग बेच रहे हैं उसमें है वो और आपके यहाँ नहीं है तो वो मार्केटेबल नहीं माना जाएगा और आप उस गुड्स को रिटर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका कोई मार्केटेबल क्वालिटी का कोई एग्जाम्पल? हाँ वो अलग चीज़ है, अभी वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, वो मैं लेटेंट डिफेक्ट में समझाऊंगा। अभी एक पॉइंट होगा, देखो लेटेंट डिफेक्ट, आगे पीछे कहीं देखो नहीं है, मैं लिखाऊंगा अभी तुम्हें एक और लेटेंट डिफेक्ट। हाँ क्या बोला है बेटा? फेविक्विक, हाँ चिपक तो होनी चाहिए, अब चिपक खत्म हो गई है तो ये मर्केंटेबल क्वालिटी का ब्रीच है। आप अपने 5 रुपये वापस ले सकते हो और गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, उसको ही चिपका के आ जाना, ठीक है? या उससे बोलना चिपक रही हो तो देख तेरे हाथ चिपका हुए, चिपक रहे होंगे तो ले जाऊंगा मैं, ठीक है? तो मिनिमम क्वालिटी हज़ारों सैकड़ों गुड्स होते हैं जिसमें एक मिनिमम मार्केटेबल क्वालिटी होनी चाहिए जो उस गुड्स के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट में होती है। तो सेलर एक बाउंड है कि वो भी उसमें दे, ठीक है? जूते खरीदते हैं, कोई से भी तरह का जूता खरीदो उसके अंदर शॉल तो होगा। अब कोई जूता दे दिया खोखा, शॉल ही नहीं अंदर, ठीक है? डब्बा लेकर पैक था, ले गए, एक सैंपल देखा था वहाँ पे और ले गए और डब्बा खोला, अंदर शॉल ही नहीं था। बताओ जूते में शॉल नहीं है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? एंड ही इज़ लाइक लेट द बायर बिवेयर, देख के लेना चाहिए, जूता ही फेंक के मारो, ठीक है? अबे शॉल नहीं है इसके अंदर, बाउल है पागल, जाहिर, इतनी सी तो गलती मानो अपनी, भूल गए होंगे तुम लगाना, लगा के दे इसको। मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। अब बार बार बोलता हूँ मर्केंटेबल क्वालिटी और क्वालिटी में फ़र्क है। यहाँ पे मैं उस मिनिमम चीज़ की बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, भले मैंने देखी या नहीं देखी, यहाँ तो बात ही अलग है। यहाँ पे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गुड्स मेरे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए और आप दे दो, और आपने जो गुड्स दिया वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है या मेरे पर्पस को फिट नहीं बैठ रहा तो मैं गुड्स वापस कर दूंगा। भले उसमें मिनिमम क्वालिटी तो है, मर्केंटेबल क्वालिटी तो है, सही है वो प्रोडक्ट, बट वो मेरे पर्पस में फिट, मैंने कहा था मेरे पर्पस में फिट बैठना चाहिए और वो मेरे पर्पस में फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हाँ कोपल कुछ पूछ रही है बेटा? एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना। अभी मैंने कल आपको कहा था कि अभी ये सपोज करो कि रोहित मेरे पास आया लैपटॉप खरीदने, मेरे पास HP का, डेल का, हर तरह का लैपटॉप था। रोहित ने कहा सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा प्रोग्रामिंग का काम है, तो मेरे को क्या है कि लैपटॉप एकदम हाईली कॉन्फ़िगर्ड देना, भले Core i7, Core i9 और रेंज की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए। ये 2 चीज़ मुझे चाहिए क्योंकि मेरा 100% काम ही लैपटॉप पे चलता है, तो आप उस हिसाब से मेरे को दे दो, पैसे का भी और बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या करा, रोहित मेरा जान पहचान वाला था, तो मेरे पास 3 एक लैपटॉप थे, एक 75,000 का था, एक 60,000 का था, एक 70,000 का था। तो मैंने इसके बजट में 60,000 रुपये में मैंने वो प्रोसेसर वाला लैपटॉप दे दिया। अब 60 और 75 में फ़र्क तो होगा। 60,000 रुपये में लेके गया और उसको 3-4 महीने में प्रॉब्लम आने लग गई। ये मेरे पास आया, उसने कहा सर ये चलता नहीं है बराबर, मेरा काम अटक जाता है और ये है वो है, आपने मेरे को ये वाला लैपटॉप क्यों नहीं दिया? मैंने नेट पे ये भी देखा था। तो मैंने कहा बेटा ये 75 का था, 15,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते और 15,000 में बस इतना सा फ़र्क है, ये तो 60 का भी वही काम करता है, ये तो कंपनी का पैसा होता है, ट्रेड नेम का पैसा होता है, ये भी ऐसा ही था। सर मैंने आपको कुछ कहा था क्या पैसों की मुझे कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या कहा था, बजट इज़ नॉट रेस्ट्रेंट फॉर मी। मैंने क्या कहा था, क्वालिटी मेरे को अच्छी चाहिए। आपने क्यों मेरे पैसे बचाए? मैंने कहा था आपको 15,000 रुपये बचाने को, चीज़ सही देते ना, मैं परेशान हो रहा हूँ ज़बरदस्ती, अब आप इसको रिटर्न करके दो। अब मैं लूँगा उसे, पैसे भी दूंगा, 75,000 का दोबारा दूंगा 15,000 रुपये लेकर, और या फिर उसको वापस दे दूंगा पूरे 60,000 और लैपटॉप वापस लूँगा। यहाँ बायर बिवेयर नहीं लगेगा क्योंकि इसने मुझे अपना पर्पस बता दिया था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा प्रोग्रामिंग का ग्राफिक का काम है, अच्छा देना, तो मुझे फिर अच्छा देना चाहिए था।
फिर वहाँ पैसा क्यों लाया मैं बीच में? अब यहाँ उस लैपटॉप में मिनिमम क्वालिटी तो थी, मर्केंटेबल तो था, वो अच्छा लैपटॉप था, कोई खराब नहीं था, 60,000 में कचरा नहीं आता, बढ़िया लैपटॉप था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसके पर्पस को फिट नहीं बैठ रहा था। इसको बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगर्ड चाहिए था, वो उतना कॉन्फ़िगरेशन उसमें नहीं था और ये परेशान हो रहा था। ये गलती मेरी है, क्योंकि सामने वाले ने पर्पस बता दिया तो पर्पस के हिसाब से धोना, फिर खत्म बात। ट्रेड भी उधर पढ़ाया था, ये उधर पढ़ा था इम्प्लाइड कंडीशन में। ट्रेड मतलब कस्टम्स, ट्रेड यूसेज मतलब कस्टम। कोई प्रोडक्ट अगर पर्टिकुलर पर्पस में फिट बैठता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो यूजुअल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, तो आपका प्रोडक्ट भी उस ट्रेडिशन और कस्टम में फिट बैठना चाहिए। अगर वो उस कस्टम में फिट नहीं बैठ रहा, उस कस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं लॉ में पढ़ाता हूँ अक्सर कि कस्टम इज़ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। लॉ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उस समय के कस्टम्स को समझो कि उस समय ट्रेडिशंस क्या थे। उस समय के ट्रेडिशन समझोगे तो कस्टम को समझोगे तो लॉ अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि लॉ खुद निकली कहाँ से है? कस्टम से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कस्टम का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने शायद तुम्हें दिया भी होगा कि वो मैंने झाड़ू वाला एग्जांपल दिया था तुम्हें, एक एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें कि एक कस्टम है, एक मिथ है कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बताया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, कि हाँ वही वाली चीज़ कि एक मिथ होता है कि रात के समय में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उससे क्या होता है? घर की रोज़ी चली जाती है, हमारे में बोलते हैं, तुम्हारे में बोलते होंगे घर की लक्ष्मी चली जाती है, ऐसा बोलते होंगे। ठीक है, बोलते हैं ना, सुना होगा तुमने कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लक्ष्मी चली जाती है। तो अब ये रूल क्या है, लक्ष्मी कैसे चली जाती है? कि भाई पहले के ज़माने में अंधेरा होता था, लाइट नहीं थी, लाइट नहीं होती थी तो सूरज ढलने से पहले सारे काम हो जाते थे। अब सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा हो जाता था, उस समय अगर आप घर पे कोई काम वाम करता था तो घर की कोई कीमती चीज़ बाहर चली जाती थी, कोई अंगूठी है, कोई दूसरी कोई चीज़ है, घर के बर्तन है, कोई भी सामान है घर का, अंधेरे में कई बार बाहर फेंकाई में आ जाता था। तो एक रूल बन गया कि भैया शाम के वक्त तुम लोग झाड़ू मत निकालो, नहीं तो कीमती चीज़ बाहर चली जाएगी, लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। तो अब उसके बाद लाइट भी आ गई, सब कुछ हो गया, रूल आज वहाँ के वहीं है। अब आप कोई ग्रंथ पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे तो किसी में कोई ये रूल थोड़ी है, ये तो पूर्वजों ने एक कस्टम बना दिया, लेकिन अब वो कस्टम आज तक भी फॉलो हो रहा है कि हम नहीं निकालते रात के वक्त। रूल लॉजिक कुछ और था उस समय, ठीक है, लेकिन उस समय वो लॉजिक फिट भी बैठता था, आज नहीं है, लेकिन वो कस्टम बन गया है। तो कई बार बहुत सारी चीज़ों के कस्टम्स होते हैं, तो आपको कस्टम फॉलो करना चाहिए, भले उसका कोई लॉ है या नहीं है। अगर वो कस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, यूसेज के अकॉर्डिंग नहीं है, कस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कैविएट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल। और लास्ट दे रखा है इसमें, कंसील द डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अगर सेलर की भावनाएं खराब थी, सेलर आपको ठगना चाहता था, तो कैविएट एम्प्टर का रूल भी सेलर को सेव, कि सेलर ही आपको ठगना चाहता था, तो सेलर ने आपको जो चीज़ दी वो गलत थी, क्यों दी उसने वो चीज़? फ्रॉड करने के लिए, आपको ठगने के लिए। और फिर वो सेलर बोल रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड सिलेक्शन, देख के लेना चाहिए। तो बायर ये बोलेगा कि देख के भी लेता तो भी क्या होता, तुम्हारा तो इंटेंशन ही मुझे ठगने का था, मैं कितना भी देख लेता, तुम मुझे ठगने के लिए कोई चीज़ बेच रहे हो तो मैं क्या देख के लेता। जैसे अभी आपने कोई चीज़ बाहर से मंगाई, आजकल इंस्टाग्राम पे एक फ्रॉड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई भी पेजेस से कोई चीज़ मत मंगाया करो। कोई भी पेज देख के आपने कोई चीज़ मंगा ली, ठीक है, मैंने एक बहुत शानदार घड़ी मंगाई, दिख रही थी मुझे, ठीक है, बताया था क्या तुम लोगों ने? ठीक है, टूटी फूटी जने के आ गया उसमें, और उसने मेरे को बाहर चेक भी नहीं करने दिया, लगी चपेट। ठीक है, अब आपने ये चीज़ खरीदी और बायर, सेलर क्या बोल रहा है? लेट द बायर बिवेयर, आपको देख के लेना चाहिए। तो मैं देख के कैसे लेता? डिलीवरी बॉय ने तो मना कर दिया। अच्छा, डिलीवरी बॉय अलग होता है और कंपनी अलग होती है, तो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन होते हैं। मैंने डिलीवरी बॉय को फ़ोन भी किया, चीज़ गलत आ गई है, वो तो आया ही नहीं वापस लेने, और फ़ोन भी नहीं उठाया उसने, 2-3 बार, फिर तीसरी बार चौथी बार में उठाया, उसने कहा भाई मैं तो एजेंट हूँ, मैं क्या करूँगा, आप मना करते थे बोले मुझे कि मुझे डिलीवरी नहीं लेनी, मैं वापस चला जाता, लेकिन एक बार आपने मेरे हाथ में से ले लिया, मैंने मोबाइल में चढ़ा दिया तो ख़त्म। अब मुझे तो 1500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये जितने भी आपने दिए मुझे वहाँ पे जमा, ये चपेट हो गई। तो अब मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या? सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेलर मेरे साथ क्या किया है? फ्रॉड। लेकिन अब
कहाँ ढूंढेंगे उसको? इंस्टाग्राम वालों को ढूंढ नहीं सकते आप, पेज वेज खत्म, उनका तो काम होता है इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का। और ये लोग है ना अपने प्रॉक्सी को इतनी जल्दी पकड़ते हैं, आप गलती से कोई एक चीज़ सर्च कर लो बस फिर आपको पूरे टाइम वही दिखता रहेगा। आप कुछ भी खोलो उसके अंदर वो लोग आपको वही चीज़ दिखाते रहेंगे जो चीज़ आपने एक बार गलती से सर्च कर ली। ठीक है, बहुत ख़तरनाक है सिस्टम। ठीक है, बच के रहना। ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम के कानून भारत को बहुत सख्त बनाने पड़ेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम भारत में करना भी बहुत आसान है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेशो उतना ज़्यादा नहीं है। चलो, तो कंसील डिफेक्ट ऑफ फ्रॉड, अगर सेलर कोई फ्रॉड कर रहा है तो कैविएट अंडर का रूल एप्लीकेबल। और एक पॉइंट और लिख लो तुम, लेटेंट डिफेक्ट, LATENT, लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट लिख लिया? क्या लिखा? ये नवा पॉइंट हो गया तुम्हारा। कौन सा पॉइंट? इसमें क्या होता है देखो, अगर आपने कोई चीज खरीदी, सुन रहे हो पीछे, आपने कोई चीज खरीदी और उसमें कोई डिफेक्ट है जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता नहीं चलेगा, लेटेंट डिफेक्ट है, अंदरूनी डिफेक्ट है, तो फिर बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल सकता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप एक 150 रुपये का कैलकुलेटर लेने गए, उसने कैलकुलेटर दिया आपको और उसने कहा कि चला के देख लो, और आपने सोचा यार कैलकुलेटर कौन से ख़राब निकलते हैं, 150 रुपये दिए, आ गए, घर आए, बटन नहीं काम कर रहा था, अब आप वापस चले गए कि ये बटन काम नहीं कर रहा, वो रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले ही बोला था चेक कर लो। और ये ऐसा डिफेक्ट है जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल सकता था। आपने जो बटन घर पे चलाए वो बटन आप वहाँ भी चला लेते, साला घर पे भी तो चलाया आपने, नहीं चलाना तो वहाँ पे भी चला लेते, पता चल जाता। बट आलस हर चीज़ को कैजुअल लेना, तो अब आप अपने कैजुअलिटी को भुगतो। बट अगर उसके अंदर कोई लेटेंट डिफेक्ट होता, अंदरूनी डिफेक्ट जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता नहीं चलता, तो देन इट विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर, फिर बायर रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने शर्ट खरीदा और शर्ट कलर छोड़ रहा है, तो ये ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सर्फ एक्सेल लेके दुकान में थोड़ी जाऊँगा लोगों को धोके देख ले, तो हाँ सही है, बढ़िया, लाओ पैक कर दो भाई साहब। ये तो घर आके ही पता चलेगा, ये तो लेटेंट डिफेक्ट है। तो अगर वो घर आके पता चलता है कि भाई वो कलर छोड़ रहा है शर्ट, तो फिर मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो लेटेंट डिफेक्ट जरूर याद रखना तुम। लेटेंट का मतलब होता है द डिफेक्ट विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, द डिफेक्ट which cannot be detected with ordinary examination, वो डिफेक्ट जिसे हम ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता नहीं लगा सकते। In that case buyer is not responsible, in that case buyer is, but if defect can be detected with ordinary examination then buyer is responsible। जैसे दो एग्जांपल लिख लेना, कैलकुलेटर और शर्ट। कैलकुलेटर का डिफेक्ट आप पता लगा सकते हो दबाकर बटन, लेकिन शर्ट के बारे में आप पता जब तक आप उसे धोओगे नहीं। समझ में आता है ना बेटा तुझे? हाँ, चले घर चले, बाय कर दो भाई।